शोपियान में टेंशन को देखते हुए कश्मीर के कई इलाकों में दफा 144 नाफिज। कश्मीर में ट्रेन सर्विसेज भी सस्पेंड। जम्मू कश्मीर सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर नईम अख्तर ने शोपियान तशद्दुद मामले पर जताया अफसोस। कहा वादी में फौज अमन बहाली के लिए उठा रही है बेहतरीन इकदाम। इस तरह की वारदातें अमन और चैन के रास्ते में रुकावट। सरहद पर गोलीबारी से अंधेरे में तलबा का मुस्तकबिल। अकेले नौशेरा में 13 स्कूल गैर मुय्यना मुद्दत के लिए बंद। पोलियो की बीमारी को जड़ से खत्म करने के लिए मुल्क भर में मुहिम शुरू। रियासत भर में कैंप लगाकर बच्चों को पिलाई जा रही है पोलियो की खुराक। और जम्मू में ओला कैब फैसिलिटी शुरू करने की मुखालफत कर रही है टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स एसोसिएशन। सरकार पर वादा खिलाफी का इल्जाम। एहतजाज की भी धमकी दी। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस। मैं हूं इमरान खान। रियासत के चीफ सेक्रेटरी बीबी व्यास और डीजीपी एसपी वैद्य ने आरएसपुरा के सुचेतगढ़ सेक्टर का दौरा किया। पाकिस्तानी फायरिंग के मुतासरा जिनको महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है उनसे मुलाकात भी की गई और उनका हाल जाना। उन्होंने इंतजामिया की तरफ से दी जा रही सहूलतों का भी जायजा लिया। बॉर्डर के लोगों ने चीफ सेक्रेटरी और डीजीपी को अपनी परेशानियों के बारे में, अपना घर बार की छोड़कर कैंपों में रहने को मजबूर लोगों ने अपनी मुश्किलातों से रूबरू कराया। चीफ सेक्रेटरी बीबी व्यास और डीजीपी एसपी वैद्य ने लोगों की सभी परेशानियों को सुना और भरोसा दिलाया कि उन्हें हर मुमकिन सहूलियात फराहम की जाएंगी। और आईजी साहब, कमिश्नर साहब, डीसी साहब, हम सब लोग यहाँ हैं ताकि इमीडिएट जो भी इन्होंने रिस्पांस दिया है, जो भी रिलीफ वगैरह प्रोवाइड करना था उससे भी सारा काम हुआ। लेकिन और मैं और डीजी साहब ने हमने मुनासिब समझा कि पूरा हम दौरा करें। जो भी और डिफिकल्टीज हैं जिनका हमने एक स्टॉक लिया, लेखा जोखा किया, उस पर हम इमीडिएटली जाके जो जो स्टेप्स लेने की जरूरत लेनी है। मुश्किल हालात में हमारे लोगों ने बहुत बहादुरी से अपने आप को कंडक्ट किया। इन्हीं के हौसले पे हम सब कायम हैं। और जम्मू में बीजेपी की जानिब से शक्ति केंद्र प्रमुख समिट का इनेकाद किया गया। इस समिट में बीजेपी के बड़े लीडरान ने शिरकत की। इस दौरान वादी में बीजेपी को मजबूत बनाने और दूर दराज के इलाकों तक काम करने पर गौर किया गया। यदि सेना के ऊपर इस प्रकार की पत्थरबाजी होती है और सेना मजबूर हो जाती है तो हमें ये भी चिंता करनी होगी कि क्या हम कहीं सेना को अपनी भूमिका निभाने में बाधा तो नहीं डाल रहे। ये हम कभी ना भूलें कि राष्ट्र सेना के प्रति सदा ऋणी रहेगा और कोई भी बात ऐसी ना हो जिससे सेना का मनोबल घटता है। और कश्मीर वादी में एक बार फिर हालात को सुलगाने की साजिश हुई है। एक बार फिर पत्थरबाजों के जरिए सिक्योरिटी एहलकारों को निशाना बनाने और तशद्दुद फैलाने की साजिश रची गई है। शनिचर दोपहर शोपियान के गनोपुरा गांव में 100 से ज्यादा पत्थरबाजों ने फौज की टीम पर हमला बोल दिया। थोड़ी देर में पत्थरबाजों की तादाद 250 से ज्यादा हो गई। इन पत्थरबाजों ने फौज से एक जेसीओ का पीट का कत्ल करने की कोशिश की। फौज के जवानों ने फायरिंग करके जेसीओ को बचाया। फौज की फायरिंग में भीड़ में शामिल 2 लोगों की मौत हो गई। वाकये के बाद वादी में हालात कशीदा हैं। कई इलाकों में एहतियातन दफा 144 नाफिज कर दी गई है। कश्मीर में आज सभी ट्रेनें रद्द कर दी गई हैं। इलाके में कशीदगी के मद्देनजर हुकूमत ने 3G और 4G इंटरनेट खदमात मुअत्तल कर दी हैं। आज अलहदगी पसंद तंजीमों ने बंद का ऐलान किया है और बंद के ऐलान को देखते हुए सिक्योरिटी के पुख्ता बंदोबस्त किए गए हैं। वहीं तशद्दुद के दौरान जख्मियों को अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। जख्मी लोगों में 2 की हालत खराब बताई जा रही है जिन्हें श्रीनगर रेफर किया गया है। तो आपको बता दें कि जख्मियों को अस्पतालों में पहुंचाया गया है। जख्मी लोगों में 2 की हालत ज्यादा खराब हो गई है जिन्हें श्रीनगर रेफर कर दिया गया है। आपको बता दें पत्थरबाजी शुरू कर दी थी लोगों ने फौज पर। इसके बाद फौज को मजबूर होकर के कदम उठाने पड़े जिसमें कि 2 लोगों की जान गई और कुछ लोग जख्मी हुए। जख्मियों से 2 की हालत नाजुक है जिन्हें कि श्रीनगर रेफर किया गया है। और जम्मू कश्मीर सरकार में कैबिनेट मिनिस्टर और सरकार के तर्जुमान नईम अख्तर ने भी शोपियान में हुई तशद्दुद पर अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि फोर्सेस वादी के अमन बहाली के लिए इकदाम उठा रही है। आम लोगों के लिए कई ऑपरेशन विड्रॉ भी किए गए हैं, लेकिन फिर भी अगर इस तरह के वाकयात पेश आएंगे तो अमन कैसे होगा। आप भी सुनिए ये बातचीत।
जम्मू कश्मीर की मौजूदा सूरत हाल के चलते हमारे साथ नईम अख्तर साहब मौजूद हैं। अख्तर साहब, जो कुछ शोपियान में वाकया पेश आया बदकिस्मत से, हालांकि इसके लिए सीएम ने डिफेंस मिनिस्टर से भी बात की, क्या कहना चाहिए? बहुत ही अवॉइडेबल चीज़ है, बदकिस्मती है। इतना हमारे आर्मी वाले, पुलिस वाले सब लोग रेस्ट्रेंट कर रहे हैं, लेकिन कभी कभी उनका सब्र का दामन छूट जाता है, जो बहुत ही गलत है इसमें, क्योंकि ये हमारे अपने बच्चे हैं। गलती हो रही है, एक तरफ से हम उनको छोड़ रहे हैं, जो पहली बार हम ये इसमें आ गए हैं, पत्थरबाजी में उनके ख़िलाफ़ केस है, उनको छोड़ रहे हैं। उन बच्चों को कह रहे हैं हम कि वापस आ जाएं जिन्होंने बंदूक उठाई। तो दूसरी तरफ अगर ऐसे वाक़यात हो जाएंगे तो सारे अमल में बहुत ज़बरदस्त खलल पड़ेगा, और मुझे लगता है कि इसका सब ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के हेड्स हैं उनको लेना चाहिए एक नोटिस, कि कैसे हम सब एक पेज पे चल के कश्मीर को वापस लाएं। जो हम उनको कह रहे हैं अमन वगैरह, शांति हुए, उसमें हर एक का योगदान होना चाहिए, हर एक का कंट्रीब्यूशन, और उसमें सब्र की ज़रूरत है। अख्तर साहब, आप कैसे सूरत हाल को डगर पे लाया जा सके, क्योंकि एक तरफ कर्फ्यू 144, ताकि सीरीज जो है यहीं पे रुक जाए? अब कोशिश कर रहे हैं। अब ऑब्वियसली चीफ मिनिस्टर साहिबा ने खुद बात किया डिफेंस मिनिस्टर से, और मुझे लगता है कि इसमें रीओरिएंटेशन होगा, रीथिंकिंग होगा कि कैसे हम सिविलियन कैजुअलिटीज़ को अवॉइड कर सकें। आपको मालूम है कि पहले जब कहीं एनकाउंटर के ख़िलाफ़ जब हम इनका क्रैकडाउन होता था, किसी इलाके में मिलिटेंट होते थे, तो कई बार सिक्योरिटी फोर्सेस ने विड्रॉ किया ताकि इसमें ये जो सिविलियन हैं सिविलियन न मारे जाएं, नुकसान न हो। तो बहुत हद तक वो कामयाब हो गए, लेकिन ऐसी चीज़ें जो कभी होती हैं तो इससे बहुत दचका लगता है। और वो जो सब वो कोशिशें करते हैं, जो अपने ऊपर लेते हैं, पत्थर लेते हैं, दूसरी चीज़ लेते हैं, उसका एक वाक़े से पूरा रिवर्सल। इंक्वायरी सवालों के घेरे में हमेशा रहती है, इंक्वायरीज पर आपका क्या कहना है? ये थे रियासत के वज़ीर नईम अख्तर अंद्राबी, जिनका मानना है कि जम्मू में मुख्तसर बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि रियासती वज़ीर आला महबूब मुफ्ती ने डिफेंस मिनिस्टर के साथ बातचीत करके ये मामला उठाया, और जितना हो सके रिस्ट्रेन करने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा कि एक तरफ जो लोग पत्थरबाजी में मुलविस होते हैं उनको छोड़ने की तजवीज़ है, दूसरी तरफ इस तरह के जो चैलेंजेस है इससे निपटना सरकार की अवलीन जिम्मेदारी। उन्हें ताहम यकीन दिलाया कि रियासती सरकार की तरफ से कि आम लोगों को इस तरह के वाक़यात पेश न आए, और उन ख़ानदान के साथ ताज़ियत का इजहार किया जो इस वाक़े में बदकिस्मती से जाम है। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, ज़ी मीडिया, जम्मू। और नौशेरा से एमएलए रविंद्र रैना ने शोपियान में हुए तशद्दुद पर कहा है कि फौज की जानिब से अपने बचाव में गोली चलाएगी। रैना ने कहा कि जवानों को भी पूरा हक है कि वो खुद की हिफाजत करें। सिचुएशन को कंट्रोल करते हुए एक्शन किया। अगर सेना की तरफ से एक्शन नहीं किया जाता तो वहां सैकड़ों लोगों की जानें जा सकती थी। पाकिस्तान की तरफ से लगातार कोशिशें हो रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब किए जाए। हमारे सेना के जवानों के हथियार छीनने की कोशिश की गई, सेना के जवानों पर हमला किया गया, सेना के जवानों को घायल किया गया, सेना के जवानों की गाड़ियां तोड़ी गई। ऐसे हालात में जब सेना के जवानों के हथियार छीनने तक नौबत आ गई तो हमारी सेना किसी की आरती नहीं उतारेगी। सेना ने जो किया बचाव में किया, देश की रक्षा के लिए किया और कानून के मुताबिक किया, जो करना बेहद लाजमी और जरूरी था। पाकिस्तान की जानिब से लगातार की जा रही सीजफायर की खिलाफ वर्जी से बॉर्डर के इलाकों में रहने वाले लोगों को तमाम तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं। इन सब में अगर सबसे ज्यादा नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो उन इलाकों में रहने वाले तलबा का। जी हां, हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि लगातार गोलीबारी की वजह से तलबा स्कूल नहीं आ पा रहे हैं। सिर्फ नौशेरा सेक्टर में 13 स्कूलों में छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया है। स्कूल कब खुलेंगे ये कोई नहीं जानता, लेकिन सबको पता है कि बच्चों का ये वक्त हर पल गुजर रहा है जो फिर कभी वापस नहीं आएगा। हम सिविल एडमिनिस्ट्रेशन से ये कहते हैं कि हमारे बच्चों को सेफ जगह में पढ़ाया जाए, या कोई उनके बारे में सोचा जाए कि हमें तो उम्मीद नहीं लगती कि ये आगे से स्कूल खुलेंगे या नहीं। कब तक हम इंतजार करेंगे? 47 से लेकर आज दिन तक यहाँ पर आज दिनों फायर चलता रहता है और बहुत मुश्किल के दिन हम गुजार रहे हैं यहाँ पे। स्कूल की कंडीशन बहुत खराब है। हम ये चाहते हैं गवर्नमेंट को इनको हमारा बंदोबस्त करे, जहाँ तो स्कूल चालू करें, नहीं तो हमारे बच्चों की जिंदगी खराब होगी। और शोपियान में फोर्सेस पर पत्थरबाजी और उसके बाद की गई कार्रवाई के बाद श्रीनगर में कश्मीर ट्रेडर्स और मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन ने एहतजाज किया और सरकार से मामले की जांच की मांग की। उन्होंने पेश आए वाकयात पर अफसोस का इजहार किया।
हम इस वक्त यहाँ पे रियासती सरकार खासकर भारत सरकार से ये कहना चाहते हैं कि यह एक तरफ आपने मसले कश्मीर के हवाले से इंटरलोक्यूटर को तैनात किया, बातचीत का कॉस्मेटिक ड्रामा कर रही हो, दूसरी तरफ से हमारे नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। ये दोनों पॉलिसियाँ एक तरफ से नहीं चल सकती है। हम चाहते हैं कि कश्मीर ट्रेडर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स फेडरेशन रोज अव्वल से ये चाहते हैं कि मसले कश्मीर के हवाले से यहाँ की जो क़यादत है, जिसको अवाम ने मैंडेट दिया है, जिसको अवाम ने एक बार फिर 26 जनवरी को मैंडेट दिया कि आपने देखा होगा। और जम्मू में टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स ने सरकार के ओला कैब फैसिलिटी शुरू करने की मुखालफत की है। उन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का भी इल्जाम लगाया। टूरिस्ट टैक्सी ऑपरेटर्स के चेयरमैन इंद्रजीत शर्मा ने इस संबंध में इस बाबत प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। उन्होंने कहा कि अगर ओला सर्विस शुरू की गई तो वो रोड पर उतरकर एहतजाज करेंगे। आज हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस इस सिलसिले में थी कि ट्रांसपोर्ट मंत्री साहब ने 2-4 दिन पहले असेंबली में झूठ बोला कि हम ओला लॉन्च कर रहे हैं और जो टैक्सी ऑपरेटर है मेरी उनसे बात हुई है। हमारी उनसे कोई बात नहीं हुई है। हम इस सिलसिले में मिले थे उनसे। उन्होंने कहा कि हम ऐसी कोई सर्विस जो है उसको नहीं लॉन्च करेंगे, हम ठंडे बस्ते में डाल देंगे। कि मैडम आप खुद इसमें इंटरवेल कीजिए, ये मंत्री साहब हमें खत्म करने को तैयार है। ये एक रियासत में बर्निंग इशू बन जाएगा। कल को हम कल या परसों से ही हम एजिटेशन में आ रहे हैं, हम रोड पे आ रहे हैं क्योंकि हम 2 महीने से चला रहे हैं, हमारी कोई सुनाई नहीं हुई। और पूरे मुल्क में फिर से पल्स पोलियो मुहिम का आगाज हो गया है। उसी तर्ज पर श्रीनगर में पल्स पोलियो की खुराक 5 साल तक के बच्चों को पिलाई गई। इस मौके पर JLNM अस्पताल में DC श्रीनगर सैयद आबिद रशीद और हेल्थ सर्विस के डायरेक्टर डॉक्टर सलीमुर रहमान मौजूद थे। DC श्रीनगर ने बच्चों को 2 बूंद जिंदगी पिलाकर इस मुहिम का खासतौर से रियासत में आगाज किया। उन्होंने इस हवाले से कहा कि सेहत है तो सब कुछ है और सेहत ही इंसान की पहचान है। हमारा ये ब्लॉक कुपवारा है, इसमें एक हॉस्पिटल डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और इसके साथ जो ब्लॉक है इसकी हमारी जो टोटल पॉपुलेशन है वो 1,40,266 है। और इसमें हमारे जो 0 to 5 ईयर चिल्ड्रेन है वो हमारे 21,523 हैं, जिन बच्चों को हमें ये वैक्सीन पिलाना है। और हमारे इसमें हमने 89 बूथ्स हमारे हैं जो हमने कायम कर रखे हैं अपने पूरे ब्लॉक में। और इसमें जो है हमारे 340 जो एम्प्लॉइज़ हैं उनको हमने इसमें काम में लगाया हुआ है, जिसमें 110 जो हैं वो हमारे हेल्थ के हैं और 137 हमारे आशा वर्कर्स हैं। इधर बारामूला में भी DDC नासिर अहमद नक्कास ने बारामूला के मेडिकल सुपरिटेंडेंट के साथ पल्स पोलियो मुहिम की शुरुआत की। इस दौरान एक दिलचस्प नजारा भी देखने को मिला जब महज 2 घंटे पहले जन्मे बच्चे को पोलियो की खुराक दिलाई गई। बांदीपुरा में भी DDC ने पल्स पोलियो मुहिम के पहले राउंड की शुरुआत की। उन्होंने बताया कि पहले राउंड में तकरीबन 65,000 बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई जाने का हदफ है और इसके लिए 340 बूथ बनाए गए हैं। उन्होंने कहा कि हमारी पूरी कोशिश है कि जिले के हर बच्चे को पोलियो की खुराक पिलाई जाए। ये हमारा टारगेट है हमारे बांदीपुरा डिस्ट्रिक्ट के लिए। हम 65,000 बच्चों को हम इम्यूनाइज कर रहे हैं अगेंस्ट पोलियो डिजीज। इसके लिए हमने मैन पावर यूटिलाइज किया है 1360 इसके लिए हमने 340 बूथ्स एंगेज किए हैं, जिसमें कि हमारे हेल्थ वर्कर्स 386 काम कर रहे हैं। 425 आशास को एंगेज किया है। हमारे आंगनवाड़ी वर्कर्स 489 है और इनको सुपरवाइज करने के लिए सुपरवाइजरी टीम है, जिसमें कि हम 89 सुपरवाइजर्स की सर्विसेज यूटिलाइज कर रहे हैं। और मैं अपील करती हूँ कि हमारा ये प्रोग्राम कामयाब करने में हमारी मदद करें ताकि हम पोलियो को जड़ से मिटा सकें। पुंछ में DDC तारिक अहमद ने चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर मुमताज भट्टी के साथ पल्स पोलियो कैंपेन शुरू किया। राजा सुखदेव सिंह जिला अस्पताल में 5 साल से कम उम्र के बच्चों को पोलियो की दवा पिलाई गई। DDC जानकारी ने दी है कि इलाके में 426 पोलियो बूथ बनाए गए, जिसमें कि 1700 से ज्यादा लोग पोलियो की खुराक अपने बच्चों को पिला रहे हैं। और रामबन के चीफ मेडिकल ऑफिसर ने पल्स पोलियो मुहिम की शुरुआत की। जिले भर में बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाने के लिए कई टीमें बनाई गई हैं। 416 कैंपों में तकरीबन 1700 लोग 5 साल के कम उम्र के बच्चों को पोलियो की खुराक पिलाएंगे। उन्होंने कहा कि पोलियो से बच्चों को दूर रखने के लिए डोर टू डोर कैंपेन भी चलाया जाएगा। जो 4 ब्लॉकों पे मुश्तमिल है और इसमें हमारे 1700 से के करीब मुलाजिम हैं जो इसमें काम करेंगे, जो सुपरवाइजर के लेके हैं। और हमारा टारगेट
65,000 बच्चे हैं जो 5 साल तक के जो उम्र के बच्चे हैं, उनको हमने इन 3 दिन की एक्टिविटी में ये ड्रॉप पिलाना है। और कश्मीर में एस्ट्रोटर्फ मैदान न होने की वजह से वहां के हॉकी खिलाड़ी इन दिनों जम्मू में प्रैक्टिस करने आए हैं। वाज़ेह है कि कश्मीर में एस्ट्रोटर्फ मैदान न होने की वजह से वहां के खिलाड़ियों के प्रैक्टिस के लिए जम्मू में ही कैंप लगाए जाते हैं। कैंप में 25 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं, जो कि 21 दिनों तक यही पसीना बहाएंगे। और पत्तन में काका पातशाह रहमतुल्लाह अलैह फुटबॉल टूर्नामेंट इख्तिताम पजीर हो गया। टूर्नामेंट का फाइनल मुकाबला हाजीन और सोपोर के टीमों के बीच खेला गया। इस मुकाबले को हाजीन ने 3 गोल से जीत लिया। हाजीन के खिलाड़ियों ने शानदार 5 गोल किए, जबकि सोपोर के खिलाड़ी 2 ही बार गोलकीपर को छक्का पाए। हाजीन की तरफ से अकेले 4 गोल करने वाले खिलाड़ी वाहिद को इनामात से नवाजा गया। और जम्मू के अभिनव थिएटर में अकादमी ऑफ फाइन आर्ट्स की जानिब से घराना प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। प्रोग्राम में गोजी मौसीकी की मशहूर फनकार बेगम जान के घराने से परवीन जान ने भी शिरकत की। आपको दिखाते हैं प्रोग्राम की खास तस्वीरें। अच्छा लग रहा है। हालांकि मैं उन जैसा तो नहीं कर सकती, वो तो बहुत ही टैलेंटेड हैं। उनकी वॉइस क्वालिटी जो है वो एकदम एक फोक टच करती है। मैं तो वैसा नहीं कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश कर रही हूँ कि मैं फोक को संभालूं, और उनकी भी यही कोशिश थी कि उनकी बेटी फोक को संभाल सके। और इस हफ्ते का लड़ी शाह जम्मू कश्मीर में मोबाइल आने के बारे में अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। आइए सुनते हैं लड़ी शाह और देखते हैं कि कश्मीर में मोबाइल आने से क्या क्या तब्दीलियां हुई। गोवु क्या ज़मानस वमिसावन वार बोल लड़ीशा क्या चुवानन गोवु क्या ज़मानस वमिसावन अछन गो पच्ची फिर जरे गई कान गोवु क्या ज़मानस वमिसावन अछन गो पच्ची फिर जरे गई कान गोवु क्या ज़मानस वमिसावन मोबाइल आयो वारियान मोबाइल आयो वारियान आशिमा विनी चलाउन तागान आशिमा विनी चलाउन तागान मोहब्बतस में चिरस करन कप्तान गोवु क्या ज़मानस वन सावन मोहब्बतस में चिरस करन कप्तान गोवु क्या ज़मानस वन सावन अथ मज मेमोरी कार्ड आओ अथ मज मेमोरी कार्ड आओ तमी कर सरसी रुनाव तमी कर सरसी रुनाव मुकदम लागनविन मल पतरान गोवु क्या ज़मानस वन सावन मुकदम लागनविन मल पतरान गोवु क्या ज़मानस वन सावन कशुर मशुरो अंग्रेज होच कशुर मशुरो अंग्रेज होच दोद तैदान नई सरफ अशरच दोद तैदान नई सरफ फारच खसलत तमिस टोप देवान गोवु क्या ज़मानस वन सावन खसलत अमिस टोप देवान गोवु क्या ज़मानस वन सावन ईसाई तालीम ये गई आम ईसाई तालीम ये हज गई आम अकेले पन्ने है ये तो साम अकेले पन्ने है ये तो साम क्या मकसद अंग्रेजन गोवु क्या ज़मानस वन सावन क्या मकसद अंग्रेजन गोवु क्या ज़मानस वन सावन कशिरियन चांचन कोरश पाइवंद कशिरियन चांचन अश कोर पाइवंद तमे सिट नीरित चल अशदांद तमे सिट नीरित चल अशदांद मोलिस डर माज अश मुंह वनान
गोवु क्या जमानस वन सावन मोलिस गर माज अस्मु वनन गोवु क्या जमानस वन सावन खान ड्रेस लागुन अश हतक गछान खान ड्रेस लागुन अश हतक गछान पतलून ठेल जन छुक अवेजान पतलून ठेल जन छुक अवेजान मोश जंग बूट लगित छ बासान गोवु क्या जमानस वन सावन मोश जंग बूट लगित छ बासान गोवु क्या जमानस वन सावन Jalmıçıt salıyızan kallas rüvit Jalmıçıt salıyızan kallas rüvit Aydan çi talip petlik çıkırıt Aydan hal talip petlik çıkırıt Vannay kya tihni badal boçus mandıçan Govu kya zamanas vanı savan Vannay kya tihni badal boçus mandıçan Govu kya zamanas vanı savan Kurtay लड़की ही छबासान कोरितय लड़की ही छबासान लड़कतय बुंगरितय दूर लागान लड़की छी बुंगरितय दूर लागान ये उस्ती लोक सलाम काकन गोवु क्या जमानस वन सावन ये हज उस्ती लोक सलाम काकन गोवु क्या जमानस वन सावन वार बोज लड़ी शाह क्या छुवानन गोवु क्या जमानस वन सावन अक्षन गो पच्चीस फिर जर हज गए कान गोवु क्या जमानस वन सावन अक्षन गो पच्चीस फिर जर गए कान गोवु क्या जमानस वन सावन। तो आप देख रहे थे लड़ी शाह, जिसमें बता रहे थे कि कश्मीर में मोबाइल आने के बाद क्या क्या तब्दीलियां हुई हैं। एक छोटा सा वक्फा हम यहां पर लेंगे, लौटेंगे तो हफ्तेवार शुमारे के साथ। आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और अब वक्त हो चला है हफ्ते भर की बड़ी खबरों का। देखते हैं इस हफ्ते की अहम और खास हफ्तावार खबरें हमारे हफ्तावार शुमारे में। तो आइए, रियासती हुकूमत ने मौजूदा और सुबुकदोश हो चुके सरकारी मुलाजमीन के लिए क्या कुछ किया उसके बारे में आपको बताते हैं। डीए काउंसिल में इजाफा करने का ऐलान खासतौर से रियासती हुकूमत ने किया है। मुलाजमीन को यौम जमहूरिया का ये एक तरह का तोहफा है। डियरनेस अलाउंस यानी कि महंगाई भत्ते में 3% का इजाफा है। फाइनेंस सेक्रेटरी ने इसका ऐलान करते हुए बताया कि नया महंगाई भत्ता जुलाई 2017 से नाफिज होगा और फैसले के बाद डीए की मौजूदा शरह अब 139% तक पहुंच गई है। वजारत खजाना की जानिब से जारी हुक्मनामे के मुताबिक जुलाई से लेकर दिसंबर तक का इजाफी एरियन नकद अदा किया जाएगा, जबकि 2018 से ये मुलाजमीन की तनख्वाह में शामिल होगा। और अगर आप कुछ दिनों तक बिजली का बिल नहीं चुकाते तो महकमा आपका कनेक्शन काट देता है। लेकिन अब आपको ये जानकर हैरानी होगी कि महकमा हर किसी के साथ ऐसा सलूक नहीं कर सकता। खासकर अगर बात सरकारी महकमे की हो रही हो तो हैरानी लाजमी है। देखिए पूरी रिपोर्ट जो हैरान कर देने वाली है। बिजली महकमे के कुछ कंज्यूमर्स ऐसे हैं जिनके यहाँ चाहे जितनी भी रकम बकाया हो, डिपार्टमेंट कुछ नहीं बिगाड़ सकता, क्योंकि ये कंज्यूमर्स कोई और नहीं बल्कि रियासती और मरकजी हुकूमत के महकमे हैं। इन महकमों से पावर डेवलपमेंट डिपार्टमेंट अपने बकाये की वसूली के लिए ना तो किसी तरह की सख्ती कर सकती है और ना ही कनेक्शन काट सकती है। यही वजह है कि महकमे के इन कंज्यूमर्स को बिजली बिल भरने की कोई फिक्र ही नहीं है। ये जो महकमे हैं उनको चाहिए कि अपने अपने जहाँ जिनको भी अदायगी करनी है उनको चाहिए कि वो प्रायोरिटी पर दे देंगे, क्योंकि इससे ये गलत एक मैसेज जाता है अवाम में कि ये जो सरकार खुद अपने बिल्स अदा नहीं करते हैं तो हम क्यों करेंगे। देखिए, मैसेज ये जाता है कि जो एक आम आदमी है वो हर महीने उसको ये चिंता रहती है कि उसका ये बिजली का बिल जो है ये मैंने पे करना है। वो हर महीने लाइन में रहता है J&K बैंक की ब्रांच में, वो अपना बिल पे करता है विदाउट, नहीं तो उसको एनफोर्समेंट वाले जो हैं वो अगले दिन आ जाते हैं, 10 दिन के बाद आ जाते हैं, उसकी बिजली काट के चले जाते हैं। उसके बरक्स जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं उनमें करोड़ों रुपए का बिजली का बिल हमेशा पेंडिंग रहता है
उसके लिए सरकार कोई कदम नहीं उठाती है। महकमा पीडीडी की जानिब से असेंबली में रखी अपनी रिपोर्ट के मुताबिक अक्टूबर 2017 तक जम्मू में सरकारी महकमों का बकाया 600 करोड़ रुपए है। इसमें कश्मीर डिवीजन का बकाया 400 करोड़ का है। सबसे ज्यादा बकाया पीएचई महकमे पर है। जम्मू कश्मीर के पीएचई महकमे को 380 करोड़ रुपए देने हैं। दूसरे नंबर पर जम्मू डेवलपमेंट अथॉरिटी है, जिसको 66 करोड़ रुपए देने हैं। इसी तरह हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट महकमे पर 40 करोड़, रोड एंड बिल्डिंग डिपार्टमेंट पर 12 करोड़, महकमा ज़राअत को 5 करोड़, हॉस्पिटैलिटी एंड प्रोटोकॉल डिपार्टमेंट पर 10 करोड़ रुपए की देनदारी है। इस फहरिस्त में दीगर महकमे भी शामिल हैं। हालांकि इस लिस्ट में सिक्योरिटी फोर्सेस को सप्लाई की जाने वाली बिजली का बकाया शामिल नहीं है। अगर इसे शामिल किया जाए तो ये करीब 1,500 करोड़ रुपए तक हो सकता है। कहा जाता है कि कश्मीर के अंदर इतने करोड़ रुपया बकाया है, तो या जम्मू के अंदर इतने करोड़ रुपए बकाया है। जब देखा जाता है तो उसमें करोड़ रुपया इन्हीं महकमों के पास में होता है। एक तरफ रियासती सरकार रेवेन्यू बढ़ाने के लिए नए नए मंसूबे चला रही है, वहीं सरकारी महकमे इन मंसूबों को पलीता लगा रही है। इसका खामियाजा आम आवाम को उठाना पड़ रहा है। बकाया होने की वजह से ही कुछ इलाकों में 12 घंटों तक बिजली की कटौती की जा रही है। बात 1 या 2 लाख की नहीं है, बल्कि 1000 करोड़ की है। राजन वैद की रिपोर्ट, जी सलाम, जम्मू। और जम्मू से महज 5 किलोमीटर की दूरी पर वाक़ फखरुद्दीन की मज़ार पर ज़ायरीन ने हाजिरी दी और अपनी दरीना मुरादों के पूरा होने के लिए दुआएं मांगी। रवायतों के मुताबिक कई सदी कबल रगुड़ा गांव के बुजुर्ग फखरुद्दीन यहाँ रहा करते थे। हर जुमेरात को यहाँ बड़ी तादाद में अकीदतमंद हाजिरी लगाते हैं। मकामी लोगों का ऐसा यकीन है कि यहाँ दुआ मांगने से बीमारों को शिफा मिलती है। ज़ायरीन यहाँ पर लंगर खानों का भी इंतजाम करते हैं। दरगाह के मुतवल्ली का कहना है कि सदियों से उनका खानदान मज़ार की देखभाल कर रहा है। बीमारी जो कई ऐसे होते हैं जिनकी कोई टांगे नहीं काम करती, लूले हो जाते हैं, बाहें होते हैं, कोई ऐसे भी होते हैं जिनके औलाद भी नहीं होती, अल्लाह ताला की दुआ से वो भी उनको भी हो जाती है। बाकी कई ऐसी है मिर्गी पड़ती है, ऐसे कोई दौरे पड़ते हैं, वो भी आते हैं। जनाब ये फकर फकीरों की जगह है, यहाँ पर श्रद्धा भावना से आते हैं हम। मतलब जो भी बीमारी है यहाँ लगा लगाया, छोड़ा छड़ाया, जो भूत प्रेत है या किसी किस्म का भी कोई शरारत की हुई है किसी ने, या बुखार या दर्द पीड़ा जो भी आम लोगों को होती है, तो यहाँ पर मस्तक करने से ठीक हो जाती है। श्रद्धा अपनी है, जो करेगा वो ठीक हो जाता है। कश्मीर की वादियां जितनी खूबसूरत हैं, उनकी तारीख उतनी ही बदसूरत है। कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के कत्लेआम की कहानी आज भी रोंगटे खड़े कर देती है। गांदरबल में भी 25 और 26 जनवरी की काली रात को कश्मीरी पंडितों को गोलियों से भूना गया था। गांदरबल के मकामी लोग आज भी इंसानियत के दुश्मनों को कोसते हैं और अपने पड़ोसी पंडितों को याद करते हैं। जिसको इस देश में रहना होगा, अल्लाह अकबर कहना होगा। दिस वाज द फर्स्ट स्लोगन। नंबर 2, यहां क्या चलेगा, निजाम मुस्तफा, Islamic pattern of that government. This was another. Third slogan was Kashmiri पंडितों भाग जाओ या यहाँ से चला जाओ. So I thought it is better. 25 जनवरी की रात गांदरबल के तारीख की वो काली रात है जब यहाँ के कश्मीरी पंडितों को गोलियों से भूनकर कत्ल कर दिया गया था। मकामी कश्मीरी आज भी पंडितों को याद करके गमगीन हो जाते हैं। ये कश्मीरी मुसलमान अपनी कश्मीरी पंडितों को फिर से वादी में देखना चाहते हैं। इनका मानना है कि पंडितों के बिना कश्मीर अधूरा है और सूनी है कश्मीर की हसीन वादियाँ। कश्मीरी मुसलमान आज भी पंडितों के घरों और ज़मीन की देखभाल इस उम्मीद से कर रहे हैं कि एक रोज़ इनका मालिक आएगा और खंडहरों में तब्दील हो रहे ये घर रोशन हो जाएंगे। लोग मसरूफ़ थे उस अपने मजहब का जो दिन था, तो लोग उस पर मसरूफ़ थे, लोग अपने उस अकीदत में मसरूफ़ थे, लोग अपने इबादत में उस तरह मसरूफ़ थे। लेकिन यहाँ से ये बड़ा ही शर्मनाक वाक़ा पेश आया। कश्मीरियत का मतलब दहशतगर्दी और पत्थरबाजी नहीं है। कश्मीरियत का मतलब मोहब्बत और भाईचारा है। कश्मीरियत सादगी है। लेकिन 90 की दहाई ने मानो कश्मीरियत की डेफिनेशन ही बदल दी। जिहाद और इंतहा पसंद लोगों ने कश्मीरियत को शर्मसार करके रख दिया। गांदरबल में एक साथ 23 कश्मीरी पंडितों के कत्ल का मातम पूरे हिंदुस्तान में पसरा।
तभी तो उस वक्त के वजीर आजम रहे इंद्र कुमार गुजराल, जम्मू कश्मीर के वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने इन पंडितों की आखिरी रस्मात में हिस्सा लिया था। वो किन्होंने किया हम ये नहीं कह सकते हैं। उस वक्त हम ये कहेंगे कि वो नामालूम बुलंददार थे, वो किन में से थे तो हम ये नहीं जानते, लेकिन जो भी वाक़ा उस दिन पेश आया बड़ी शर्म की बात है। कश्मीरी पंडितों पर हुए जुल्म और सितम की दास्तान तारीखी पन्नों में खून से लिखी हुई ऐसी कहानी है जिसे मिटाया नहीं जा सकता। 25 जनवरी 1998 की रात शब कदर की रात थी। एक तरफ लोग इबादत में मसरूफ थे तो दूसरी तरफ इंसानियत के दुश्मन खून बहाने की तैयारी में। हथियारों से लैस कुछ नकाबपोश दरिंदे गांदरबल के छोटे से गांव बंधामा में दाखिल हुए और कश्मीरी पंडितों के घरों में घुसकर उन पर अंधाधुंध गोलियां बरसाने लगे। खबरों के मुताबिक एक साथ 23 लोगों को कत्ल कर दिया गया। हालांकि मकामी लोग बताते हैं कि इससे ज्यादा लोगों की मौत हुई थी। पूरे इलाके में सिर्फ एक बच्चा जिंदा बचा था, बाकी सबको मौत के घाट उतार दिया गया। जी सलाम के लिए वकार मंजूर की रिपोर्ट, गांदरबल। उधर जम्मू के आरएसपुरा में गोलीबारी के चलते स्कूली बच्चों की पढ़ाई मुतासिर हुई है। बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। जी सलाम ने जम्मू में इन बच्चों से खास बात की, उनकी परेशानियों को जाना। उन्होंने सरकार से टीचर्स और किताबें मुहैया कराने की अपील की। बॉर्डर पे सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, लेकिन शिक्षा यानी तालीम का जो मैदान है उसको इस चीज से दूर किस तरह से रखा जाए। हमारे साथ मौजूद हैं हम आरएसपुरा के इंडस्ट्रियल सेक्टर से निकलकर अब पहुंच गए आईटीआई सेक्टर में, जहां पर बच्चे अच्छी खासी तादाद में जो इस वक्त स्कूल में होने चाहे थे, लेकिन लगातार गोलाबारी और पाकिस्तान की शेलिंग से ये जो बच्चियां जो है वहां से आकर इन्हें सरकार ने मतबात इंतजाम किया हुआ है रिहाइश का, लेकिन तालीम का हिसाब इनको कौन देगा और इनको पढ़ाएगा कौन। आपकी तरफ पहले आना चाहेंगे, आप अपना नाम बताएं। रवि सिंह। रवि, कहाँ पढ़ते हो आप? गांधी मोरी स्कूल आरएसपुरा। जब से फायरिंग हुई स्कूल गए? नहीं सर। तो क्या ये 8 दिन जो गुजरे आपके पास किताब वगैरह साथ थी? नहीं सर, मौका ही नहीं मिला, किताबें लेके आए जहाँ लगातार शेलिंग हो रही थी जी, तो उसकी वजह से अचानक भागना पड़ा। तो आपकी तरफ आना चाहेंगे। बेटा क्या नाम है आपका? आरती। किस क्लास में आप? 10th क्लास में। 10th क्लास में। आपने बुक्स वगैरह साथ ली थी जब फायरिंग वगैरह हो रही थी? नहीं। तो मुश्किल से जान छुड़ा के। हाँ। तो क्या मैसेज होगा आपका, क्योंकि आप एक स्टूडेंट है, आपका क्या मैसेज होगा कि ये फायरिंग जो है इससे जितना आपको नुकसान हुआ, व्हाट्स योर मैसेज? बहुत नुकसान हुआ हमारा गाँव में। हम तो कापी भी नहीं ला सके इधर अपनी। हम बहुत ज़्यादा भागने की कोशिश की थी हमने हमारे इतने घर में सामने बम पड़े हैं, बहुत मुश्किल से बच के आए हैं इधर। हम तो इतना डर गए थे, हम तो कभी भागे नहीं। हम तो कोई बोलता भी नहीं आप जाओ इधर से, हम तो खुद आए हैं निकल से, अपनी जान बचाने के लिए आए हैं इधर। हमें तो हमारे गांव में तो कोई आता नहीं है, कोई सरपंच नहीं, कोई मतलब बाहर से कोई भी नहीं आता है पहले जाओ आप बचने के लिए, कोई भी नहीं आता। हम बहुत मुश्किल से आए हैं इधर। आप किस क्लास में बेटा? 10th। क्या नाम है? दीक्षा गुंबल। तो कितने दिन हुए यहाँ? हफ्ता हो गया। हफ्ते में आपकी जो पढ़ाई छूट गई कैसे पूरी होगी? वापस जाके? हाँ जी। तो वापसी के लिए कैसा माहौल चाहते हैं आप? अच्छा, एकदम अच्छा होना चाहिए। तो बताते हैं कि जब स्टूडेंट्स यहाँ पे आए थे तो आप अगर आपका लंबा स्टे यहाँ पे हो, आप गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि हमारे लिए यहाँ पर स्कूल जो है कैंप्स वगैरह उसका कुछ इंतजाम किया जाए। हाँ जी। तो कितने बच्चे होंगे टोटल में? 30-40 बच्चे होंगे। हाँ जी। मुख्तलिफ क्लासेस के। बेटा आप बता अपना नाम। सपना चौधरी। सपना किस क्लास में हो? 10th क्लास में। आप भी 10th में? यस। तो यहाँ पे क्लासेस होने चाहिए थे जब तक माहौल ठीक होता? हाँ, होने चाहिए थे। आप क्या शिक्षा मंत्री से क्या अपील करते हैं, अल्ताफ बुखारी से? शिक्षा मंत्री से ताकि आपके जो क्लासेस हैं उनको किसी तरह से कंटिन्यू किया जा सके। यहाँ पर पढ़ाई। हाँ, जहाँ पे एक्स्ट्रा क्लास लगनी चाहिए हमारी। आप बताओ अपने बारे में। मेरा नाम अमन है। नाम। किस क्लास में हो? 8th में। तो आप क्या गवर्नमेंट से, सीएम से क्या अपील करते हैं आप? कि फायरिंग बंद कर दे। आपका नाम? रूपाली देवी। किस क्लास में हो? 3rd में। दरअसल बच्चों से बात करते हैं, इनका जो शिक्षा पीरियड छूट गया तालीम का उसको कैसे कंपनसेट किया जाए, और बच्चे अपील करते हैं प्राइम मिनिस्टर से लेकर सीएम तक और शिक्षा मंत्री तक इनके जो क्लासेस छूट गए उसको कैसे एडजस्ट किया जाए। दरअसल बॉर्डर पे फायरिंग के बाद जब बच्चे अपना बस्ता भूल गए, अपना स्कूल का बैग भूल गए, ये सारी चीज़ें ढूंढने के लिए लगे थे, लेकिन कह रहे थे कि पहले जान बची, उसके बाद ये चीज़ें जो है उसको कंपनसेट किया जा सकता है। आने वाले दिनों में पता चलेगा कि ये ट्रांजिट कैंप कितने दिन चलेगा और चलते चलते जो स्कूली तालीम इनसे छूट गई उसको कैसे पूरा किया जा सके, इसके लिए हमें करना होगा थोड़ा सा इंतजार। लेकिन एक बार फिर आपको दृश्य दिखाएंगे, ये तस्वीरें दिखाएंगे अपने पेरेंट्स के साथ। और ये जो बच्चे 10वीं क्लास में, वो भी जम्मू कश्मीर में जब आप पढ़ रहे हो 10वीं क्लास का एग्जाम
एग्जाम देने की तैयारी चल रही हो, स्कूल जाने के दिन होंगे, आप ट्रांजिट के अपने वक्त गुजारे हों या उस जगह पर गए हों जहां पर गवर्नमेंट बिल्डिंग जो है वहां पर उस लेवल का मुनासिब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होगा, लेकिन इन बच्चों की अपील यह है कि रियासत की चीफ मिनिस्टर महबूबा मुफ्ती से कि अगर इनका स्टे यहाँ पे लंबा है तो उनके लिए क्लासेस का इंतजाम किया जाए। अगर इन्हें वापस जाना है तो इनकी अपील है। हमने 3rd क्लास की बच्ची से पूछा, तीसरी जमात की, कि आप क्या चाहते हैं। वो कहते हैं फायरिंग बंद होनी चाहिए, फायरिंग बंद हो तालीम दोबारा हासिल की जा सकती है, पढ़ाई जा सकती है। अशरफानी के साथ सईद तजम्मुल, जी मीडिया, आरएसपुरा, जम्मू। और जी सलाम ने आरएसपुरा सेक्टर के ITI कॉम्प्लेक्स में रहने वाली फैमिली से भी बात की थी। फायरिंग में पाकिस्तानी फायरिंग के चलते मुतासिर घरों के लोग एक हफ्ते से अमन की अपील कर रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से लगातार फायरिंग के बाद हम पहुंच गए हैं आरएसपुरा और ITI कॉम्प्लेक्स में हम मौजूद हैं, जहां पर मर्द, खवातीन और बच्चों की अच्छी खासी तादाद जो है वो यहां पर मौजूद है। ये जो यहाँ पे कैंप लगा हुआ है जो सरकार की तरफ से लगाया गया, इसमें खवातीन और मर्द, बच्चे वगैरह शामिल हुए हैं और इनसे हम बात करेंगे कि हफ्ता इन्होंने कैसे गुजारा। पहले आपको एक ऐसी फैमिली से मिलाते हैं जिनके घर में एक घर का जो वाहिद कमाव था वो इस फायरिंग से जहाँ बहक हुआ। उसके बाद इनकी जो है अहलिया है, इनकी वाइफ जो उनकी है वो हमारे साथ है और उनके साथ में और मेरी भाभी जो है। आपकी तरफ आना चाहेंगे, थोड़ा सा बताएंगा कि ये वाकया कैसे पेश आया। ये शुक्रवार को रात को पूरी रात अनामधुन पाकिस्तान की तरफ से फायरिंग होती रही और सुबह जब 9 और 9:30 के बीच में हमारा जो देवर था वो बाहर पार्टी करने के लिए गया था, तो वहाँ सेलिंग उसके ऊपर गिरा तो वो वहाँ वैसे ही उल्टा रह गया। और फिर DSP साहब को हमने बोला तो DSP साहब आए और वहाँ से हमारी वो बच्चे की डेड बॉडी लेके और आरएसपुरा में हम लोग पहुँचे थे। तो मैं आपकी मीडिया के जरिए यही कहती हूँ इस सरकार को कि या तो इधर या उधर एक साइड का फैसला लिया जाए तो ठीक है, नहीं ले सकते तो हमें 5-5 मरला या 2 मरले जगह कहीं दे तो हम अपने परिवार को वहाँ। आए दिन ये फायरिंग होती है, आए दिन ये फायरिंग होती है और सुहागन औरतों के सुहाग जाते हैं और बूढ़ी औरतों के बेटे की वहाँ शहीदी लगती है। एक 17 साल का लड़का था हमारे कोटाना कुर्द में, वो भी इसी सेलिंग से चला गया। कई खवातीन के सुहाग उजड़ गए और कई बच्चे जो हैं वो जख्मी हो गए हैं और हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं, इनकी तरफ आना चाहेंगे। आपका नाम बेटा? रूपाली देवी। रूपाली, याद है कितना टाइम हुआ आपको यहाँ पे ITI कॉम्प्लेक्स में? बस अभी आए, 1 हफ्ता हो गया। तो बताओ कि फायरिंग से कितना डर लगा बच्चों को जब आप वहाँ से जा रहे थे? कितनी जोरदार फायरिंग हो रही थी? तो क्या आपके पापा को लगी है? क्या गवर्नमेंट से आप अपील करते हैं? मेरे पापा को बम लगा और ये इधर घुटने पर लगा है। आप गवर्नमेंट से क्या चाहती हैं कि फायरिंग बंद हो जाए और आपको मकान मिले वहाँ आरएसपुरा बाहर? बच्चे मुख्तसर लब कुशाई कर रहे हैं और अपनी रुदात बता रहे हैं कि इनके पापा को जख्मी हुआ है वो उस फायरिंग से और लगातार बता रहे हैं कि और भी लोगों की तरफ आएंगे। आप बैठे हुए, आपकी तरफ आना चाहेंगे, आप बताएं अपने बारे में। मेरा नाम रेखा देवी है। जी जी। मैं 1 हफ्ता से इधर आई हुई है, पाकिस्तान से इधर गोल्डन डर लगा इसलिए बहुत 1 हफ्ता कैंप लगाया हुआ है, इधर से आई हूँ। तो कैंप में जो खाने पीने की चीजें मिलनी चाहिए वो मिलती है? बहुत अच्छी मिल, सब कुछ मिले, बच्चों को दूध भी मिल रहा है, खाने के लिए सब कुछ मिल रहा है इधर से। तो वापसी का क्या बता रहे हैं सरकार, यहाँ से जाने का? वापस डर लग रहा है वापस जाने के लिए। उधर बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, क्लास में पढ़ते हैं, उनकी पढ़ाई खराब। तो पाकिस्तान की नापाक हरकत की वजह से किस तरह से बॉर्डर पर लोग परेशान होते हैं, ये तस्वीरें आपने देखी, उनके दर्द को भी आपने सुना। एक छोटा सा वक्फा, लौट रहे हैं, आप देखते रहिए कश्मीर एक्सप्रेस। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है, आप देख रहे हैं कश्मीर एक्सप्रेस और हम हफ्तेवार शुमारा आपके लिए लेकर आए हैं। इस हफ्ते हमने आपको जो एक अहम खबर दिखाई थी वो उसको हम एक बार आपके लिए फिर लेकर आए हैं। दरअसल जम्मू कश्मीर के हालात ना तो तालीम के लिए ठीक हैं और ना ही खेलकूद के लिए, लेकिन फिर भी यहाँ के नौजवान हर तरह के हालात का सामना करते हुए जीने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हीं नौजवानों में से एक है मंजूर अहमद डार। मंजूर की निगाहें IPL में चल रहे ऑक्शन पर है। मंजूर को अगर कश्मीर का AB डिविलियर्स कहें तो गलत नहीं होगा। AB डिविलियर्स क्रिकेट के सुपरमैन कहे जाते हैं। उसी तरह मंजूर अहमद डार बल्लेबाजी, गेंदबाजी और फील्ड पर बेहतरीन फील्डिंग के लिए जाने जाते हैं। इसी के दम पर उन्होंने IPL के ऑक्शन लिस्ट में अपनी जगह बनाई है। IPL के लिए ऑक्शन जारी है और खुद को साबित करने के लिए मंजूर ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। मंजूर का ख्वाब IPL के रास्ते इंडियन क्रिकेट टीम में जगह बनाने का है। 2010 में मैंने क्रिकेट अच्छी तरह से क्लब ज्वाइन किया, 9 में मैंने 10 में मैंने क्लब ज्वाइन किया,
तो 2011 से मैंने अच्छा क्रिकेट स्टार्ट किया। साल 2010 से क्रिकेट को करियर बनाने का ख्वाब देखने वाले मंजूर क्रिकेट के अलावा वेट लिफ्टिंग, कबड्डी जैसे खेल भी खेलते हैं। इसके अलावा वो एक अच्छे वुड आर्टिस्ट भी हैं, लेकिन क्रिकेट में उनकी दिलचस्पी देखते बनती है। इन सब के अलावा मंजूर डार की एक हकीकत और है। डार अपने ख्वाब को पूरा करने के लिए दिन में ही नहीं रातों को भी मेहनत करते हैं। प्रैक्टिस में आने वाले खर्चे और घर चलाने के लिए वो रात को पार्ट टाइम नौकरी करते हैं। हालांकि इन सब के बीच मंजूर के दोस्त उनका साथ नहीं छोड़ते। तो घर में कोई फैसिलिटी भी वैसी नहीं थी, खुद करना पड़ता था। मैं नाइट जॉब करता था, दिन में क्रिकेट खेलता था मैं एक प्राइवेट कंपनी में सिक्योरिटी गार्ड रहता था। 7 साल तक मैं वहाँ सिक्योरिटी गार्ड था। तो फैसिलिटीज़ उतनी नहीं थी, घर में तो बहुत परेशानियाँ थी। तो मेरी जो फ्रेंड सर्कल था उनकी वजह से मैंने बाहर का क्रिकेट खेलना स्टार्ट किया। मंजूर को किसी IPL टीम में जगह मिले या नहीं, लेकिन उसने ढेरों कश्मीरी नौजवानों के लिए मिसाल कायम की है। कहते हैं किस्मत भी उसी का साथ देती है जो कोशिश करते हैं। हालात का रोना रोकर हथियार उठा लेने वाले नौजवानों को भी मंजूर जैसे नौजवानों से सीखने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। हालांकि इस हफ्ते की रिपोर्ट थी, लेकिन खुशखबरी यह है कि इसके बाद मंजूर अहमद डार का IPL में सिलेक्शन हो गया है और अब वो खेलेंगे और पूरी दुनिया में, मुल्क में अपना नाम, अपने कश्मीर का नाम रोशन भी करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 5 मिनट में 25 खबरें। पीएम मोदी ने साल 2018 की पहली मन की बात की वुमेन एम्पावरमेंट को किया सलाम। पुराने जमाने की खवातीन से लेकर जदीद जमाने की खवातीन की हिस्सेदारी की चर्चा। अलीगढ़ के अतरौली में दर्दनाक हादसा, कोहरे की वजह से तालाब में गिरी गाड़ी, एक सब इंस्पेक्टर और कांस्टेबल समेत 7 लोगों की मौत। मुंबई के नायर अस्पताल में लापरवाही की वजह से एक शख्स की मौत का इल्जाम, NRI मशीन में फंसने से गई जान। अहले खाना का इल्जाम, वार्ड बॉय ने ऑक्सीजन सिलेंडर MRI रूम में ले जाने को कहा, सिलेंडर लेकर घुसते ही मशीन ने अंदर खींचा। दिल्ली में सीलिंग के खिलाफ 2 और 3 फरवरी को दुकानें बंद रखेंगे ताजिर, थोक और रिटेल बाजार बंद रखने का ऐलान। पार्लियामेंट के बजट इजलास से पहले आज कुल जमाती इजलास, पीएम मोदी और सभी पार्टियों के लीडर हुए शामिल। कल से होगा बजट इजलास का आगाज। भारतीय जनता पार्टी की युवा मोर्चा की सदर पूनम महाजन पटना में करेंगी रोड शो, अवामी एजाज तकरीब में लेंगी हिस्सा। हिसार में आज बदलेगा हिसार, तभी तो बढ़ेगा हिसार प्रोग्राम का इनेकाद, राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने की शिरकत। राज्यसभा रुकन डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने लोगों की परेशानियां सुनी, कहा आवाम जब बेदार होती है तो इंतजामिया खुद उनके पास चल कर आता है। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2018 का आज चौथा दिन, इतवार की छुट्टी होने की वजह से लोगों की काफी भीड़ जुटी। जी जयपुर लिटरेचर फेस्टिवल 2018 के चौथे दिन दरबार हॉल में स्पोर्ट्स अ वे ऑफ लाइफ बुक लॉन्च हुई। इस बुक को जी रीजनल्स के CEO जगदीश चंद्र ने लॉन्च किया और उन्होंने किताब के लेखक कनिष्क पांडे को मुबारकबाद दी। राजस्थान के हनुमानगढ़ में खुदसोजी से 11वीं की तालिबा की मौत, स्कूल टीचर्स पर हरासा करने का इल्जाम। कश्मीर के शोपियान में फौज के काफिले पर हमले के बाद FIR दर्ज, मेजर और 10 गढ़वाल राइफल्स के फौजियों पर कई दफात की तहत केस दर्ज। शोपियान में फौज की 4 गाड़ियों पर 100 से ज्यादा पत्थरबाजों ने हमला किया था, हथियार छीनने की भी कोशिश की गई। शोपियान में भीड़ ने फौज के काफिले पर हमला कर JCO को पीट कर मारने की कोशिश की। JCO को बचाने के लिए फौज को फायरिंग करनी पड़ी, जिससे कि भीड़ में शामिल 2 लोगों की मौत हुई। शोपियान में कशीदगी को देखते हुए श्रीनगर के कई इलाकों में दफा 144 नाफिज। आज कश्मीर में ट्रेन खदमात भी सस्पेंड। शोपियान के वाकये के बाद आज अलहदगी पसंद का कश्मीर बंद, इंतजामिया ने सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम किए। जम्मू कश्मीर में पाकिस्तान ने फिर तोड़ा सीज फायर, पुंछ के मनकोट, कृष्णा घाटी और बलनोई सेक्टर में गोलाबारी।
काबुल फिदाइन हमले में मरने वालों की तादाद 102 तक पहुंची, 200 से ज्यादा जख्मी, एम्बुलेंस में हुआ था धमाका। काबुल हमले की हिंदुस्तान ने मजम्मत की, वजारत खारजा ने कहा बेगुनाहों को निशाना बनाने वालों पर सख्त कार्रवाई हुई। काबुल में सभी हिंदुस्तानी महफूज, पाकिस्तान ने ली जिम्मेदारी, एम्बुलेंस में छिपा कर रखा गया था बम। कोलंबिया के बैरंकविला में पुलिस दफ्तर के पास बम धमाका, 4 लोगों की मौत, 42 जख्मी। शाम के हरस्ता में शहरी ठिकानों पर बमबारी, कई अफराद जख्मी। इटली में ट्रेन के डीरेल होने का वीडियो, पटरी से उतरने से पहले ट्रेन प्लेटफॉर्म से टकराई। तो इन तमाम खबरों पर हमारी नजर बनी हुई है। आप देखते रहिए जी सलाम।